चलिए बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं। नंबर 2 है दीर्घ स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दोगुना समय यानी 2 मात्राओं का समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। ये संख्या में 7 हैं। आ, ई, उ, ए, ओ, औ। अगला है प्लुत स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 3 गुना समय यानी 3 मात्रा का समय लगता है वे प्लुत स्वर कहलाते हैं। इनका चिन्ह एस, जो अंग्रेजी का एस होता है उसके जैसा होता है। इसका प्रयोग प्राय पुकारने में, जोर से गाने, रोने आदि में किया जाता है। जैसे हे, राम, आ, जाओ, ओम आदि। अब देखिए स्वरों की मात्राएं। शब्दों को लिखते समय स्वरों का प्रयोग मुख्यतः 2 रूपों में होता है। स्वर अपने मूल रूप में, जैसे बड़े आ से आम, आई, ये आपका आ लिखा जा रहा है पूरा पूरा। ये क्या है? स्वर का जो मूल रूप है उस तरह से लिखे गए हैं। इमली, ठीक है, ओखली, ये अपने स्वयं में शब्द भी हैं और ये स्वर अपने मूल रूप में लिखे गए हैं। अब देखिए स्वर मात्रा के रूप में। अब जो मात्रा है आपकी आ की मात्रा कैसे है? एक डंडा होता है पीछे, अ के पीछे, वह मात्रा कहलाती है बड़े आ की मात्रा। म के पीछे हमने डंडा लगाया, ल लट्टू के पीछे भी डंडा लगाया, हो गया माला। चाची, बड़ी की मात्रा लगाई आगे वाले च पर बड़े आ की मात्रा और च पीछे वाले च पर बड़ी की मात्रा, चाची। इस तरह से अन्य शब्द भी बने हैं। कील। इन शब्दों में आ तथा ई स्वरों का प्रयोग मात्रा के रूप में हुआ है। जब स्वरों का प्रयोग व्यंजनों के साथ मिलाकर किया जाता है तब उनका स्वरूप बदल जाता है। इस बदले हुए स्वरूप को ही मात्रा कहते हैं। स्वरों की मात्राएं निम्न प्रकार हैं। ये देखिए कुछ मात्राएं दी गई हैं। जैसे अ की मात्रा में कोई मात्रा का प्रयोग नहीं होता। बड़े आ की मात्रा डंडा होता है। छोटी की मात्रा आगे से लगाई जाती है, बड़ी की मात्रा पीछे से लगाई जाती है। छोटे ऊ की नीचे घुमाकर देखिए किस तरह से लगाई गई हैं। बड़े ऊ की, री की, ए की एक ऊपर डंडा लगता है, बड़े में 2 लगते हैं, छोटे ऊ में एक साइड में डंडा और एक ऊपर मात्रा रहती है, बड़े ऊ में एक साइड में डंडा और 2 ऊपर मात्राएं रहती हैं। आगे बढ़ते हैं। अयोगवाह। अनुस्वार। नंबर 1 है अयोगवाह के अंतर्गत 3 बताए गए हैं आपको, अनुस्वार, अनुनासिक तथा विसर्ग। अयोगवाह पहला है अनुस्वार। अनुस्वार का चिन्ह अंग की बिंदी होता है। जब किसी वर्ण के उच्चारण में वायु केवल नाक से निकलती है तो उसे हम अनुस्वार के द्वारा प्रकट करते हैं। अनुस्वार का उच्चारण पूर्ववर्ती स्वर के बाद होता है। जो हमने ऊपर स्वर बताए उनके बाद ये इसका उच्चारण किया जाता है अंग से अंगूर, जैसे शांत, कंठ, अंधा, संतरा आदि। दूसरा है अनुनासिक। अनुनासिक का चिन्ह चंद्र बिंदु होता है, इसे चंद्र बिंदु भी कहते हैं। इसका उच्चारण नाक तथा मुंह दोनों से होता है। अनुनासिक का प्रयोग वहाँ होता है जहाँ अनुनासिकता केवल स्वर में होती है, जैसे नांद, गांव, माँ, आँख, दांत, चांदी, पहुँच आदि। अगला है विसर्ग। विसर्ग का चिन्ह 2 बिंदी होती है, किसी आपका अक्षर आदि के पीछे 2 बिंदी। इसका उच्चारण ह की तरह होता है। जब हम बोलते हैं तब इसकी जो आवाज़ है वो ह की तरह आती है। जैसे इसका प्रयोग संस्कृत से हिंदी में आए कुछ शब्दों में ही होता है, जैसे कि आपका है अतः, प्राय, प्रातः, स्वतः, संभवतः आदि। विशेष। अ की कोई मात्रा नहीं होती। यह सभी व्यंजनों के साथ जुड़ा रहता है। व्यंजनों को अरहित लिखने के लिए इनके नीचे हलंत लगा दिया जाता है।
या उन्हें आधा लिखा जाता है। देखिए किस तरह से लिखा गया है आधा। आगे बढ़ते हैं। व्यंजन। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हवा रुकावट के साथ मुख से बाहर निकलती है और उनके स्पष्ट उच्चारण में स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, उन्हें व्यंजन कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। व्यंजन के भेद। उच्चारण के आधार पर हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों के 3 भेद हैं: स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन व ऊष्म व्यंजन। पहला है आपका स्पर्श व्यंजन। वे व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय फेफड़ों से निकलने वाली वायु कंठ, तालु, मूर्धा, दांत तथा ओठ आदि अवयवों का स्पर्श करती हुई मुख से बाहर आती है, उसे हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या कुल 25 होती है। इनके वर्ग, उच्चारण स्थान और वर्ग नाम इस प्रकार हैं। इसमें कुल मिलाकर 5 वर्ग होते हैं तथा प्रत्येक वर्ग में 5-5 व्यंजन होते हैं। उच्चारण स्थान देखिए आप। क वर्ग का कंठ, च वर्ग का तालु, ट वर्ग का मूर्धा, त वर्ग का दांत तथा प वर्ग का ओठ होता है। नाम देखिए अब। जो कंठ उच्चारण स्थान है उसे हम कहते हैं कंठ्य, तालु को तालव्य, मूर्धा को मूर्धन्य, दांत को दंत्य, ओठ को ओष्ठ्य।